Hello, good morning, students. Hello, good morning to all. Now we start. Today we start with the chapter number 6. Only 6 chapter is remaining, and chapter number 6 is very short. Actually, the number of topics in the chapter number 6 is already covered under the chapter number 4, 5, and chapter number 1. Actually, this one is the concept of file management, and everyone is know about the file and file management. Okay, स्टार्ट करें फिर. File system manipulation. Next, in file system manipulation, there are a number of topics uh, like as what is file, what are the file operations, what are then again there are some concept related to file operations. What are the file allocation strategies are there? So these are the concept related to the file management only. In file system structure, the file structure is logical storage unit and collection of related information. जैसे हमें सभी को पता है कि फाइल क्या होता है. फाइल इज अ लॉजिकल स्टोरेज यूनिट. मतलब एक स्टोरेज है जहाँ पे आप अलग अलग फाइल स्टोर करते हो और उस वहाँ पे आप नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद उसको एक यूनिक नेम असाइन करते हो. तो ये वाला रहता है आपका फाइल का स्ट्रक्चर. और ये जो फाइल आप बनाते हो, जो भी फाइल आप बनाते हो, फाइल जो भी स्टोर करते हो वो सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क पे स्टोर किया जाता है. तो हार्ड डिस्क पे सी डी ई अलग अलग ड्राइव होते हैं और अलग अलग ड्राइव पे हम अपने अपने फाइल्स को स्टोर करते हैं. फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइज इनटू लेयर्स. तो फाइल सिस्टम जो है ना वो लेयर्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है. एंड देयर इज वन फाइल कंट्रोल ब्लॉक which it collect the storage structure consisting of information about a फाइल. और जैसे आपको पता है कि जैसे पीसीबी था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, वैसे ही फाइल के रिलेटेड फाइल कंट्रोल ब्लॉक होता है जो सारे फाइल का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि हु इज द ओनर ऑफ अ फाइल, देन डेट एंड टाइम, कब वो फाइल बनाया था, कब उसको मॉडिफाइड किया था, एडिट किसने किया था, लास्ट उसको मॉडिफाइड या एक्सेस कब किया था. अगेन फाइल का टाइप क्या है, टेक्स्ट फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है. तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है उसको फाइल कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं. एंड नंबर ऑफ फाइल्स की इंफॉर्मेशन, जैसे एक फाइल के लिए एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक होता है, तो वैसे कलेक्टिवली सारे जो फाइल्स के इंफॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसको फाइल एलोकेशन टेबल कहा जाता है. ओके, तो नेक्स्ट, दिस वन इज द फाइल लेयर्ड सिस्टम. अभी फाइल का सिस्टम कैसे रहता है कि टॉप मोस्ट लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं. एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है, डॉट सी, डॉट जावा या फिर डॉट जो भी आपके एप्लीकेशन रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वो सारे प्रोग्राम्स आप एप्लीकेशन लेवल पे स्टोर किए जाते हैं. एंड लास्ट लेवल पे जो रहता है, नेक्स्ट लेवल पे जो रहता है वो है लॉजिकल फाइल सिस्टम. लॉजिकल फाइल सिस्टम मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम को आप कोई लॉजिकल एक नेम असाइन करते हो और उसको सी डी ई ड्राइव पे सेव करते हो. तो जब ड्राइव पे आप उसको सेव करते हो तो उसको डॉट सी, डॉट सीपीपी, डॉट जावा, ये उसका लॉजिकल एक नेम रहता है, उसको वैसे आप स्टोर किए करते हो. देन देयर इज अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल. इन फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल इज नथिंग बट अ फाइल एलोकेशन टेबल जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फाइल के रिलेटेड स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट कौन से मतलब नेक्स्ट कौन सा मेमोरी लोकेशन एलोकेट करना है अगर फाइल क्रिएट होगा तो फाइल अगर डिलीट हुआ तो नेक्स्ट डी एलोकेशन होने के बाद वो फाइल का एम्प्टी जो स्पेस है वो भी स्पेसिफाई किया जाता है. नेक्स्ट लेवल पे रहता है बेसिक फाइल सिस्टम. बेसिक जो आईओ के रिलेटेड जो फाइल रहते हैं ना, डिवाइस ड्राइवर के जो फाइल्स होते हैं, डॉट एस वाई एस जो फाइल होते हैं, बेसिक फाइल सिस्टम, वो सारे आपके बेसिक लेवल के यहाँ पे आते हैं.
एंड उसके बाद आता है आईओ कंट्रोल एंड डिवाइसेस। तो अगर उसको नीचे से बॉटम से टॉप अगर आप पढ़ते जाओगे तो लास्ट लेवल पे रहते हैं सारे डिवाइसेस। डिवाइसेस का मतलब ये रहता है कि ऑल द हार्डवेयर, हार्डवेयर में आता है आपका मॉनिटर, देन कीबोर्ड, देन माउस, ये सारे जो है ये आपके डिवाइसेस होते हैं। और हर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए एक आईओ कंट्रोल होता है, मतलब एक डिवाइस ड्राइवर होता है। तो लास्ट लेवल पे डिवाइसेस होते हैं, फिर उसके रिलेटेड आईओ कंट्रोल फाइल्स मतलब डिवाइस ड्राइवर होते हैं, फिर डिवाइस ड्राइवर के ऊपर उसके बेसिक फाइल सिस्टम होते हैं जहाँ पे .sys एक्सटेंशन से आप फाइल को स्टोर करते हो। तो sys एक्सटेंशन से जो भी फाइल स्टोर होते हैं, जो भी बेसिक फाइल सिस्टम से आईओ के रिलेटेड जो भी बेसिक फाइल के रिलेटेड जो फाइल्स के होते हैं, जैसे .sys फाइल होते हैं, कुछ हेडर फाइल्स होते हैं, config.sys फाइल होता है, तो वो सारे बेसिक फाइल्स आपके इस लेवल पे होते हैं। देन फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल होता है जहाँ पे नंबर ऑफ फाइल्स आप स्टोर करते हो, मतलब फाइल एलोकेशन टेबल। देन लॉजिकल फाइल सिस्टम जहाँ आप लॉजिकल नेम असाइन करते हैं। एंड लॉजिकल नेम का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे अगर abc.c नाम से आपने फाइल को सेव किया है, लेकिन जब वो फाइल आप उसको स्टोरेज डिवाइसेस पे देखोगे तो रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 2 या फिर ट्रैक्स और सेक्टर्स पे वो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो एक एक फाइल को स्टोर करने के लिए आपको एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक लगता है, लाइक एज ए प्रोसेस। तो हर प्रोसेस को स्टोर करने के लिए जैसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, सेम वे फाइल को स्टोर करने के लिए फाइल कंट्रोल ब्लॉक होता है। अभी फाइल कंट्रोल ब्लॉक क्या क्या इंफॉर्मेशन होल्ड करता है? इट कंटेन द इंफॉर्मेशन लाइक एज फाइल परमिशंस। तो फाइल परमिशंस मतलब रीड, राइट, हिडन, आर्चिव। तो फाइल परमिशन का मतलब ये रहता है कि वो फाइल रीड कौन करेगा, राइट कौन करेगा, ओनर ने सभी को परमिशन दिया है क्या, गेस्ट यूजर को दिया है क्या। हुँ? तो ये सारे फाइल के जो परमिशंस होते हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट लेवल पे रहता है कि फाइल के डेट, फाइल जब क्रिएट हुआ, डिलीट हुआ, या फिर फाइल का एक्सेस टाइम क्या था, मॉडिफाइड टाइम क्या था, फाइल को रीड कब किया था, राइट कब किया था, एडिट कब किया था। तो ये सारे डेट और टाइम के हिसाब से सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। देन हु इज द ओनर ऑफ फाइल, देन हु आर द ओनर ऑफ ग्रुप एंड अदर लॉगिन यूजर जो होते हैं, अदर क्लाइंट लॉगिन्स। तो वो जो लॉगिन है, क्लाइंट लॉगिन मतलब अदर गेस्ट यूजर, वो जो आप टेम्पररीली हम गेस्ट को लॉगिन देते हैं वो, तो वो उसके ओनर के नाम, ग्रुप के नाम एंड अदर यूजर्स के नाम सेव करता है। फाइल का साइज कितना है, टोटल कितने उसको मेमोरी लग रही है। एंड फाइल डेटा ब्लॉक्स, आपको जैसे पता है कि फाइल का लॉजिकल नेम अगर abc.c है बट इट इज स्टोर्ड इन अ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मतलब पेज 1 2 3 4, और हर फाइल का, हर पेज का पेज फ्रेम होता है, ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स मतलब 1 2 3 4 एरे, जैसे आपको पता है कि मेमोरी के ब्लॉक्स में हम वन बाय वन डेटा स्टोर करते जाते हैं। तो कितने ब्लॉक्स उस फाइल को स्टोर करने के लिए लगे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट। तो जैसे आपको पता है कि सबसे पहले यूजर स्पेस में हम क्या करते हैं कि यूजर स्पेस एरिया में हम एक फाइल ओपन करते हैं। ऑल ऑफ यू नो दैट द टोटल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यूजर एरिया एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया। यूजर एरिया में अगर हम कोई फाइल को अगर ओपन करते हैं तो कर्नल क्या करता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको पता है सभी को, सी डी ई ड्राइव है। ये सारे डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर बनाते हैं, सब फोल्डर के अंदर हमारा फाइल स्टोर रहता है। तो ये जो रहता है ना, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर के अंदर हम फाइल्स और फोल्डर स्टोर करते हैं। तो उसमें से कर्नल क्या करता है, अप्रोप्रिएट फाइल को ओपन करने के लिए चेक करता है। फिर वो फाइल ओपन होने के बाद उसका फाइल कंट्रोल ब्लॉक से उसके परमिशंस, मतलब रीडिंग का परमिशन है क्या, राइटिंग का है क्या, एग्जीक्यूशन का है क्या, वो चेक करके आपके सामने वो फाइल को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे बीच में जो इंटरफेस आता है वो किसका आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब यूजर ने क्या ओपन किया, एक फाइल, और लास्ट लेवल पे क्या है, वो फाइल स्टोर्ड है सेकेंडरी स्टोरेज पे। तो सेकेंडरी स्टोरेज से वो फाइल जब आप ओपन करते हो तो बीच में जो इंटरफेसिंग का काम करता है वो रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ये नेक्स्ट वाले इसमें भी दिया है कि आपने यूजर स्पेस में अगर कोई फाइल को रीड करना है, तो रीड करते समय क्या होता है कि सबसे पहले फाइल ओपन होता है और एक इंडेक्स रहता है ना, पॉइंटर।
पॉइंटर मतलब जैसे आपको पता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या फिर नेक्स्ट लाइन को पॉइंट करते जाता है। तो वैसे ही क्या करता है कि जो आपकी फाइल स्टोर्ड है उसको फाइल एलोकेशन टेबल से ओपन किया जाता है, और डेटा ब्लॉक्स जितने एक फाइल के लिए एलोकेट किया है वहां से वो सारे डेटा ब्लॉक्स वन बाय वन लोड करते जाते हैं जब आप रीडिंग करते हो। और यहाँ पे फाइल कंट्रोल ब्लॉक, एक फाइल के लिए एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक होता है। नेक्स्ट, वर्चुअल फाइल सिस्टम। देखो सिंपल, आपको ये सारे टर्म्स पता है कि जब भी एक फाइल ओपन होता है ना, तो फाइल ओपन होते समय उसके डेटा ब्लॉक्स मतलब एक्चुअल जो हार्ड डिस्क पे स्टोर किए हुए जो ब्लॉक्स है वहां से उस डेटा को हम लोड करते हैं। लोड करने के बाद वहां से डेटा को हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सेम टर्म डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था कि यूजर ने फाइल ओपन किया तो बीच में कर्नल, वो जो सिस्टम कॉल है, मतलब ओपन इज अ सिस्टम कॉल, उस सिस्टम कॉल को फॉरवर्ड करता है उस फाइल एलोकेशन, फाइल मैनेजमेंट की तरफ। आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में ये टर्म हुआ था कि देयर आर नंबर ऑफ ओएस कंपोनेंट, फाइल मैनेजमेंट कंपोनेंट, मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट, सेकेंडरी स्टोरेज कंपोनेंट, डिवाइस मैनेजमेंट कंपोनेंट। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स है ये क्या करता है, ओएस हैंडल करता है। ओएस अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल को अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट की तरफ फॉरवर्ड करता है। तो सेम वही आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट रहता है कि वर्चुअल फाइल सिस्टम क्या रहता है। वर्चुअल फाइल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फाइल सिस्टम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे क्या होता है, virtual file system provide an object oriented way of implementing file system. Virtual file system allow the same system call interface to be used for different types of file system. The API is the virtual file system interface rather than any specific type of a file system. तो virtual file system क्या करता है, एक लाइक है, जैसे आपको पता है कि फाइल जब आप ओपन करते हो तो जब virtual file system provide an object oriented way of implementing file system. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप फाइल को ओपन कर सकते हो। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट सारे पता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे मतलब एक पॉइंटर देके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके थ्रू आप फाइल के रिलेटेड ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो। वर्चुअल फाइल सिस्टम, वर्चुअल का मतलब क्या है कि एक्चुअल वो फाइल सिस्टम नहीं रहता है, लेकिन बेसिक जो एक्चुअल फाइल सिस्टम है उसके आप वर्चुअली मतलब एक पॉइंटर के थ्रू आप उसको एक्सेस करते हो। एक्चुअली हमें लगता है कि वो पूरा का पूरा फाइल सिस्टम हम एक्सेस करें, लेकिन वर्चुअली का मतलब क्या रहता है कि वर्चुअली हम पूरे फाइल सिस्टम को यूज नहीं करें। वर्चुअली वी आर जस्ट यूजिंग वन पॉइंटर विच पॉइंटेड टू द अप्रोप्रिएट फाइल। और इसको भी हम वैसे ही कॉल करते हैं लाइक एज एपीआई। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज करके हम इसको भी कॉल करते हैं। ओपन सिस्टम कॉल से ओपन करते हैं, राइट सिस्टम कॉल से राइट करते हैं, रीड सिस्टम कॉल से उसको रीड करते हैं। तो यूजिंग बाय अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल हम क्या करते हैं, एक फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है। The API is to the virtual file system interface. API का मतलब API is nothing but system call. हम कोई भी सिस्टम कॉल यूज करके, जैसे हम नॉर्मल फाइल सिस्टम को यूज करते हैं फाइल एलोकेशन टेबल को, वैसे ही हम वर्चुअल फाइल सिस्टम को भी विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल कॉल कर सकते हैं। लाइक एज हम ओपन अगर सिस्टम कॉल करेंगे तो वहां से वो फाइल ओपन भी होगा, क्रिएट भी होगा, अगर उसको रीड राइट, और ये जो सारे हम बेसिक मेन फाइल सिस्टम पे जो करते हैं वो वर्चुअल फाइल सिस्टम के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो वाले पॉइंट्स आपके सिलेबस में है ना वो वही बताऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस का है। देखो, अभी अलोकेशन मेथड्स क्या होते हैं। जैसे आपको पता है कि फाइल जब स्टोर होगा तो फाइल स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी का ब्लॉक लगेगा, और जब वो फाइल के लिए हम मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करेंगे तो कभी कभी क्या होता है
कि ए नाम का जो फाइल है उसको अगर हमें कंटिन्यूअस 2 3 4 5 6 ये वाले ब्लॉक अगर फ्री मिल गए, तो हम कंटिन्यूअस 2 से लेके 6 तक हम उसके लिए ब्लॉक अलोकेट करें तो उसको कंटिन्यूअस अलोकेशन कहते हैं। लिंक अलोकेशन मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्लॉक फ्री मिले तो उनको हमने अलोकेट किया और एक दूसरे से लिंक लिस्ट से लिंक किया है। और इंडेक्स अलोकेशन क्या होता है? इंडेक्स होता है एक, और जहाँ पे सारे ब्लॉक्स का इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। अभी डिटेल में नेक्स्ट पीपीटी में दिया है। नेक्स्ट ये देखो, ये कंटिन्यूअस एलोकेशन। कंटिन्यूअस एलोकेशन क्या होता है कि जैसे आपने ए नाम का फाइल बनाया, एबीसी नाम का आपने फाइल बनाया, एबीसी को स्टोर करने के लिए मुझे 6 ब्लॉक लगने वाले हैं, 6 डेटा ब्लॉक। तो मेमोरी लोकेशन में आपको पता है कि इट इज एरे। तो एरे का मतलब क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। तो अगर मुझे एबीसी नाम का फाइल स्टोर करना है और उसके लिए 6 ब्लॉक लग रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली ब्लॉक नंबर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अगर कंटिन्यूअसली अगर उसके लिए अलोकेट करती हूँ तो उसको कंटिन्यूअस अलोकेशन कहा जाता है। सिंपल क्या रहता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग लोकेशन एंड द लेंथ ऑफ अ ब्लॉक ये यहाँ पे स्टोर किया रहता है। और आपको फाइल का लिमिट ये यहाँ पे आपको स्टोर करना पड़ता है कंटिन्यूअस एलोकेशन में कि ए नाम एबीसी नाम का फाइल कहाँ से स्टोर होना स्टार्ट हुआ है, तो ब्लॉक नंबर 1 से, और उसका टोटल लेंथ था 6 ब्लॉक। तो यहाँ पे आप 1 और 6 लिखोगे। 1 इज द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ ब्लॉक फाइल नंबर एबीसी एंड द लेंथ इज 6। और आप रैंडम एक्सेस यूज करके भी उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। वेस्ट अभी क्या रहता है कि जब आप डायनामिकली फाइल जब अलोकेट करते हो डायनामिकली, तो यहाँ पे आपका फाइल जो रहता है ना, वो स्पेस ये होता है, वेस्टेज होता है। अभी डायनामिक अलोकेशन क्या होता है? स्टैटिक अलोकेशन में हमें पता है कि फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, फिक्स साइज के ब्लॉक्स में ही हम अपने प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। लाइक एज 4 KB के पेजेस बना दिए और वहाँ पे हमने प्रोग्राम को स्टोर किया। लेकिन डायनामिकली क्या होता है कि कभी कभी डायनामिकली अगर हम रन टाइम पे फाइल अगर अलोकेट करेंगे, तो जैसे स्टैटिक का जो प्रॉब्लम है, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टैटिक में जैसे आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एरर आता है, सेम वे डायनामिक में आपको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का एरर आता है। तो दोनों के डिसएडवांटेज है। जब आप फाइल को स्टोर करने जाते हो तो वहां पे अगर हमारे ज्यादा मेमोरी फर्स्ट टाइम पे अलोकेट कर दिया और बाद में अगर उसको डिलीट कर दिया तो बीच में होल क्रिएट होता है। तो इसकी वजह से जो ब्लॉक होल तैयार होता है ना, उसे वेस्टेज ऑफ मेमोरी कहा जाएगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। देन फाइल्स कैन नॉट ग्रो। अगर ये बीच बीच में अगर ऐसे होल्स क्रिएट हो जाएंगे तो बीच में हम उसको फाइल को ग्रो नहीं कर सकते। मतलब एक बार जो दिया हुआ ब्लॉक है उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएंगे? वहां पे ब्लॉक्स तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये कंटिन्यूअस एलोकेशन का डायग्राम है। इस कंटिन्यूअस एलोकेशन के डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग फाइल को स्टोर किया है और उसका फाइल एलोकेशन टेबल उसके पास में लिखा है। सबसे पहला कॉलम है फाइल एलोकेशन टेबल का फाइल स्टार्ट, मतलब कौन से ब्लॉक से वो स्टोर होना स्टार्ट किया है वो, एंड नेक्स्ट वन इज द लेंथ। तो पहले फाइल का नाम था काउंट, काउंट का स्टार्ट था 0 और उसकी लेंथ थी 2। तो 0 एंड 1 ऐसे 2 ब्लॉक्स उसके लिए अलोकेट किए। नेक्स्ट फाइल था टीआर। तो टीआर नाम का जो फाइल है उसका फर्स्ट जो ब्लॉक था, उसका जो फर्स्ट ब्लॉक है वो स्टार्ट हुआ 14 से और उसके लिए रिक्वायर्ड है 3 ब्लॉक्स। तो 3 के लिए वहां पे 3 लिखा है, 14 15 एंड 16 ये कंटिन्यूअस एलोकेट हुए। देन नेक्स्ट था मेल। मेल 19 से लिखना स्टार्ट हुआ और उसके लिए 6 डेटा ब्लॉक्स वहां पे अलोकेट किए। देन लिस्ट था, ये जो फर्स्ट कॉलम में दिए दीज आर द नेम ऑफ अ फाइल एंड स्टार्ट इज द बिगिनिंग, मतलब फर्स्ट लोकेशन जहाँ पे वो फाइल स्टोर होना स्टार्ट हुआ, एंड लेंथ मतलब कंटिन्यूअसली उसको कितने ब्लॉक्स हमने अलोकेट किए। तो दिस वन इज द कंटिन्यूअस एलोकेशन ऑफ फाइल्स। नेक्स्ट
नेक्स्ट रहता है लिंक अलोकेशन। लिंक का मतलब क्या रहता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड करके रखना। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है, मतलब हमें किस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा उसको, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लॉक लिखेंगे, मतलब ब्लॉक पे डेटा लिखने के बाद उस पे नेक्स्ट जहाँ पे भी हमने अपना फाइल स्टोर किया उसके पॉइंटर के थ्रू हम एड्रेस स्टोर करेंगे। आप सभी को लिंक लिस्ट का कंसेप्ट पता है। लिंक लिस्ट में भी आप वैसे ही करते थे। लिंक लिस्ट में अलग अलग डेटा नोड्स आप क्रिएट करते थे, और एक डेटा नोड्स में क्या करते थे, प्रीवियस डेटा नोड में नेक्स्ट वाले नोड का हम एड्रेस स्टोर करते हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी हम अलग अलग ब्लॉक्स पे, मतलब जहाँ पे भी प्री ब्लॉक मिलेगा वहां पे हम अपने प्रोग्राम को स्टोर करेंगे, और वो जो ब्लॉक है वो एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर कनेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट, ये देखो, अभी यहाँ पे कंटिन्यूअस एलोकेशन नहीं है, दिस वन इज द नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन। देन दिस वन इज द नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन। नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन का मतलब क्या रहता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन, लिंक एलोकेशन एंड इंडेक्स एलोकेशन। लिंक एलोकेशन में आपने देखा होगा कि फाइल का नाम है जीप, और वो 9 से स्टार्ट हो रहा है और 25 पे एंड हो रहा है। अभी 9 से लेकर 25 ये कंटिन्यूअस एलोकेशन नहीं है। पहला जो ब्लॉक है वो कहाँ पे स्टोर हुआ, 9। तो 9 किसको पॉइंट कर रहा है, 9 पॉइंट कर रहा है 13 को। तो 9 क्या करेगा, पॉइंटर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट ब्लॉक। नहीं सॉरी, 9 किसको पॉइंट कर रहा है, 16 को। तो 9 पॉइंट कर रहा है 16 को, तो उसने 16 का एड्रेस होल्ड किया। फिर 16 पॉइंट कर रहा है 10 को, तो उसने 10 का एड्रेस होल्ड किया। 10 के बाद 25 का एड्रेस होल्ड किया, और 25 ने -1 स्टोर किया। -1 इज द एंड ऑफ द फाइल। -1 मतलब नल पॉइंटर। नल का मतलब क्या है कि इसके आगे फाइल नहीं है, ये यहाँ पे फाइल आपका एंड हो रहा है। तो इस तरह से जो एक दूसरे के एड्रेस मतलब पॉइंटर के थ्रू जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं उसे कहा जाता है इंडेक्स एलोकेशन। ओके, नेक्स्ट, ये सिंपल है। यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर किया जाता है, और यहाँ पे वेस्ट ऑफ स्पेस जो है, जैसे कंटिन्यूअस एलोकेशन में अगर हमने वो फाइल डिलीट किया है तो उतना बड़ा होल वहाँ पे क्रिएट होता है ना, तो यहाँ पे उस तरह से होल नहीं क्रिएट होते हैं। यहाँ पे हम जो ब्लॉक बीच बीच में डिलीट हुए उसको हम नेक्स्ट टाइम पे हम एक दूसरे से लिंक एलोकेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम नो रैंडम एक्सेस कर, रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है कि आप रैंडमली किसी भी डेटा ब्लॉक को एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज हर ब्लॉक एक दूसरे से पॉइंटर के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर आपको 16 नंबर का ब्लॉक अगर पढ़ना है तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से लेके जब तक 16 नहीं आता तब तक हमें नेक्स्ट 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 आई प्लस प्लस करते जाना पड़ेगा। जब 16 नंबर का ब्लॉक आएगा तब आप उसको पढ़ोगे। मतलब रैंडमली जैसे मैंने दिया कि 16 नंबर का ब्लॉक पढ़ना है तो डायरेक्टली वहां पे पॉइंट नहीं होगा। कंटिन्यूअस एलोकेशन में वैसा पॉसिबल है, नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन में रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं। अगेन, स्पेस वेस्ट फॉर पॉइंटर। और यहाँ पे वन मोर, हम क्या करें कि हर फाइल का जो पॉइंटर स्टोर करे उसकी वजह से एक्स्ट्रा यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ रहा है पॉइंटर का, तो उसकी वजह से वहाँ पे वेस्टेज ऑफ स्पेस ये बोल सकते हो आप, एंड रिलायबल है। नेक्स्ट, ये देखो, ये लिंक एलोकेशन का फाइल एलोकेशन टेबल दिया है। फाइल एलोकेशन टेबल में सबसे पहले उस फाइल का नाम लिखा रहता है, और उसके बाद हम स्टोर करते हैं स्टार्ट ब्लॉक। स्टार्ट ब्लॉक यहाँ पे 217, तो 217 पे पहला इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, और 217 पॉइंट कर रहा है 618 को, तो 618 पे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। 618 339 को पॉइंट कर रहा है तो 339 ब्लॉक पे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, और 339 इज द एंड ऑफ फाइल। तो इंडेक्स फाइल इस तरह से फाइल एलोकेशन टेबल में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, इंडेक्स लिंक एलोकेशन के बाद नेक्स्ट आता है इंडेक्स एलोकेशन। इंडेक्स का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे एक ब्लॉक को इंडेक्स बनाया जाता है। और इंडेक्स ब्लॉक कैसे रहता है, नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे एक इंडेक्स बना है। यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे आपने प्रीवियस वाले में देखा कि लिंक एलोकेशन में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले ब्लॉक का,
नेक्स्ट इज द इंडेक्स एलोकेशन। इन इंडेक्स एलोकेशन यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे आपने लिंक एलोकेशन में देखा कि हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पॉइंटर के थ्रू पॉइंट कर रहा है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हर बार नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना पड़ता है, तो जिसमें हम वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है, तो वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक ही ब्लॉक को सभी के एड्रेसेस स्टोर कर दिए, मतलब यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपके फाइल स्टोर रहेंगे, अलग अलग जगह पे आपके फाइल के डेटा ब्लॉक स्टोर रहेंगे, और वो सारे डेटा ब्लॉक की इंफॉर्मेशन एक ही ब्लॉक में स्टोर रहेगी, जिसे हम इंडेक्स ब्लॉक कहेंगे। यहाँ पे अभी जीप नाम का फाइल स्टोर किया है जिसका इंडेक्स ब्लॉक है 19। तो 19 नंबर के ब्लॉक में उसका इंफॉर्मेशन स्टोर किया है। 19 नंबर के ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा है सबसे पहले 9, 16, 1, 10, 25 एंड -1। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, वो -1 का मतलब क्या है, एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जीप नाम के जो फाइल है वो फाइल कहाँ कहाँ पे स्टोर्ड है, तो 9 नंबर पे स्टोर्ड है, 16 नंबर पे स्टोर्ड है, 1 नंबर पे स्टोर्ड है, 10 और 25 नंबर पे स्टोर्ड है। तो हम यहाँ पे एक ही ब्लॉक के अंदर जितने सारे अलग अलग जगह पे वो ब्लॉक स्टोर्ड है उनकी इंफॉर्मेशन हम एक ही ब्लॉक के अंदर स्टोर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडेक्स एलोकेशन। नेक्स्ट, यहाँ पे एक इंडेक्स एलोकेशन के लिए एक इंडेक्स टेबल अलग से बनाना पड़ता है। हर फाइल का इंडेक्स टेबल में क्या रहता है, फाइल नेम और उसका इंडेक्स नोड, इंडेक्स ब्लॉक जो उसके लिए बनाया है वो स्टोर करना पड़ता है। रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल, रैंडमली आप किसी भी ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वही डायनामिक एक्सेस की वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है वो वाला यहाँ पे भी पॉसिबल है। आप स्टैटिक एलोकेशन करो या डायनामिक एलोकेशन करो, जब भी फाइल डिलीट होता है और उस टाइम पे जहाँ पे बीच बीच में जो होल्स क्रिएट होते हैं ना, उसको फ्रेगमेंटेशन मतलब वेस्टेज ऑफ मेमोरी होने ही वाला है। या तो वो डायनामिक एलोकेशन में उसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, स्टैटिक एलोकेशन में उसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्टैटिक होता तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होती, यहाँ पे स्टैटिक एलोकेशन होता तो भी यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है अगर वो फाइल डिलीट करते हम तो। और यहाँ पे डायनामिक एलोकेशन होता, उसको डिलीट करने के बाद फिर से वो फ्रेगमेंटेशन का एरर आता। तो मतलब क्या है कि आइदर इट में भी डायनामिक और स्टैटिक बोथ साइड में वेस्टेज ऑफ मेमोरी होने ही वाला है। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे इंडेक्स एलोकेशन का मैपिंग दिया है। इंडेक्स एलोकेशन में क्या होता है, फाइल होता है और फाइल के लिए हम अलग अलग इंडेक्स टेबल बनाते हैं। इंडेक्स टेबल में उसका इंडेक्स स्टोर करते हैं, इंडेक्स मतलब एक इंडेक्स ब्लॉक स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे फाइल है, बहुत सारे फाइल के रिलेटेड वहाँ पे उनके इंडेक्स है, और उस स्टोर करने वाला इंडेक्स ब्लॉक है, और वो सारे इंडेक्स ब्लॉक का इंफॉर्मेशन आउटर इंडेक्स में स्टोर किया जाता है। ओके, तो इंडेक्स मैपिंग में क्या रहता है कि सबसे पहले हमें फाइल बनाना पड़ता है, फाइल के जो डेटा ब्लॉक्स है उसके लिए एक इंडेक्स बनाना पड़ता है, हर इंडेक्स के लिए एक इंडेक्स टेबल क्रिएट होता है, और इंडेक्स टेबल के बाद उसका आउटर इंडेक्स में मतलब सारे इंडेक्स टेबल की जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह पे कलेक्टिवली स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये यूनिक्स का स्ट्रक्चर दिया है। यूनिक्स पे क्या रहता है कि यूनिक्स पे जैसे सेम वे आप है ना सिंगल इनडायरेक्ट, डबल इनडायरेक्ट और ट्रिपल इनडायरेक्ट का यहाँ पे यूज कर सकते हो। मतलब नॉर्मली क्या रहता है कि जब हम एक फाइल बनाते हैं तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही इंडेक्स ब्लॉक में स्टोर होता है, लेकिन यूनिक्स में हम कह सकते हैं सिंगल इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, एक ब्लॉक रहेगा जहाँ पे दो अलग ब्लॉक की इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। डबल इनडायरेक्ट में आप एक ब्लॉक रहेगा उसके अंदर आप दो अलग अलग इंडेक्स होल्ड करेंगे, और दो अलग डेटा को पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे यूनिक्स में एक फैसिलिटी ये है कि जहाँ पे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ब्लॉक के लिए एक इंडेक्स होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सिंगल इनडायरेक्ट में सिंगल इंडेक्स रहेगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। डबल इनडायरेक्ट में एक एक इंडेक्स दो इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ट्रिपल इनडायरेक्ट में एक इंडेक्स तीन अलग अलग इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और तीन अलग अलग इंडेक्स तीन अलग अलग डेटा पॉइंटर के डेटा ब्लॉक्स को पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे हम एक ही जगह पे एक ही इंडेक्स नोड में विंडोज में स्टोर करते हैं, मतलब सिंगल इनडायरेक्ट होता है,
वहां पे यूनिक्स में आप सिंगल, डबल और ट्रिपल इनडायरेक्ट यूज करके 3 से ज्यादा आप इंडेक्स नोड एक फाइल के लिए बना सकते हो। नेक्स्ट, अभी ये रहता है फ्री स्पेस मैनेजमेंट। ये वाला टॉपिक जो था आपका लास्ट वाले चैप्टर में भी गया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच बीच में फाइल डिलीट होंगे, तो फाइल डिलीट होने के बाद हमें क्या है कि वो वाला जो फाइल है जो भी फाइल डिलीट हुआ है, तो उसकी वजह से जो होल क्रिएट हुआ है, मतलब जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी हुआ है, उसका हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज नेक्स्ट टाइम किसी का रिक्वेस्ट आएगा तो वहां पे हमें वो प्रोग्राम को स्टोर करना है। तो प्रोग्राम को स्टोर करना, इसका मतलब क्या है कि हमें सारे फ्री स्पेस, मतलब बीच बीच में जितने सारे ब्लॉक्स फ्री है, वो सारे ब्लॉक्स का हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। और मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला मेथड रहता है बिट वेक्टर मेथड। बिट वेक्टर मेथड क्या करता है कि जितने सारे ब्लॉक्स है, 0 से लेके n-1 ब्लॉक होंगे पूरे मेमोरी में, तो जो ब्लॉक फ्री है उसका स्टेटस 0 रखेगा, जो ब्लॉक अलोकेटेड है, ऑक्यूपाइड है, उसका ब्लॉक उसका स्टेटस 1 रखेगा। उसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, या फिर हम समझ में आ सकता है कि ये वाला ब्लॉक अलोकेटेड है या डी अलोकेटेड है, मतलब फ्री है या ऑक्यूपाइड है। अगर यहाँ पे 0 नंबर का ब्लॉक, अगर 0, 1, 2, 3, 4 ये वाले आप चेक करते जाओगे, तो वहां पे उनके सामने या तो 0 लिखा रहेगा या फिर 1 लिखा रहेगा। और उसके बाद हम जो भी 1 आएंगे, उसका मतलब ऑलरेडी ऑक्यूपाइड अलोकेटेड है। तो उसे छोड़ के जो भी 0 0 स्टेटस वाले जो भी ब्लॉक है, वहां पे हम नेक्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। हाँ तू ना मोबाइल बंद कर दे तेरी ओए। नेक्स्ट, तो फ्री स्पेस मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है बीट वेक्टर। बीट वेक्टर क्या करता है, जितने भी ब्लॉक साइज है उतने ब्लॉक की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अभी ब्लॉक साइज 2 to 12 बाइट्स अगर है, तो 4K के हमें हर बिट का, हर ब्लॉक का इंफॉर्मेशन हमें बिट वाइज स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन इतना इंफॉर्मेशन स्टोर करना और उसका हैंडल, इट्स नॉट ए इजी जॉब। अगर 4K का मेमोरी है और 4K के डेटा ब्लॉक्स, हमारे नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक्स रहेंगे, और उन हर डेटा ब्लॉक के लिए 0101 स्टोर करना, ये जो रहता है इसका, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और इसको इजीली हम, इतने इजीली हम इसको हैंडल नहीं कर पाते। नेक्स्ट रहता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं कि जो भी फ्री ब्लॉक से एक दूसरे से लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। मतलब फर्स्ट ब्लॉक क्या करेगा, नेक्स्ट फ्री वाले ब्लॉक को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट फ्री ब्लॉक क्या करेगा, नेक्स्ट वाले फ्री ब्लॉक को पॉइंट करेगा। अगेन एक दूसरे से हम क्या करेंगे, सारे जो फ्री ब्लॉक्स है वो एक दूसरे से फ्री ब्लॉक पॉइंटर के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मतलब लाइक एज इंडेक्सिंग। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, सारे जो फ्री ब्लॉक्स है वो एक ही जगह पे ग्रुप करके रख देंगे। और लास्ट में काउंटिंग, काउंट करेंगे कि 1 से लेके कितने ब्लॉक फ्री है, 2 से लेके कितने ब्लॉक फ्री है। तो कंटिन्यूअसली अगर जितने कंटिन्यूअस में अगर फ्री है तो उसका काउंट लिखते जाएंगे कि 1 से लेके 10 ब्लॉक फ्री है। तो काउंट में भी हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्री स्पेस मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पॉइंटर लगता है हमेशा, और बिटमैप मेथड जो है वो इट इज नॉट इजी। जैसे मैंने आपको बताया कि हर मेमोरी के लिए बिटमैप मेथड से एक एक करके पॉइंट करते जाना, इट इज नॉट इजी जॉब, और वहाँ पे बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। नेक्स्ट, ये देखो लिंक, पहले मैंने बिटमैप मेथड बताया आपको, बिट वेक्टर बताया। ये लिंक फ्री स्पेस मैनेजमेंट है। यहाँ पे जितने भी फ्री ब्लॉक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। 2 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 4 को, 4 5 को, 5 8 को, 9 को, 10 को, 11, इस तरह से वो नेक्स्ट वाले फ्री ब्लॉक्स का एड्रेस पॉइंट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हर जो भी आप फ्री स्पेस मैनेजमेंट का मेथड यूज करोगे, उसका एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अलग अलग रहेगा। हाँ, अल्गोरिदम अलग है, उसके परफॉर्मेंस अलग है। परफॉर्मेंस जो रहता है ना, ये परफॉर्मेंस क्या है, अभी मेमोरी कितना है, टोटल साइज ऑफ मेमोरी कितना है, रैम का साइज कितना है, उसके ऊपर उसका परफॉर्मेंस डिपेंड रहता है। तो एफिशिएंसी मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हार्ड डिस्क जितना बड़ा है, उतने ज्यादा प्रोग्राम्स वहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। तो वहाँ पे अगर जितने ज्यादा प्रोग्राम स्टोर रहेंगे, तो उसमें हमें क्या है कि बार बार प्रोग्राम को डिलीट करने का या फिर डी एलोकेशन का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम रहता है। तो इसलिए
The performance and efficiency of file management system is totally depend upon the RAM. RAM means primary memory एंड सेकेंडरी स्टोरेज एरिया। तो उसके ऊपर और उसके अलोकेशन मेथड, जैसे फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, ये वाले जो मेमोरी अलोकेशन मेथड है उसके ऊपर हमारा फाइल अलोकेशन का परफॉर्मेंस और इफिशियंसी डिपेंड रहता है। अगर हमने नॉर्मली बेस्ट फिट एल्गोरिथम यूज किया मेमोरी मैनेजमेंट का और सारे जो फ्री स्पेस मैनेजमेंट है वो लिंक अलोकेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रखे तो उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो बेस्ट रहेगा। लेकिन मैंने वर्स्ट फिट एल्गोरिथम यूज किया और यहाँ पे सारे जो डेटा ब्लॉक्स वो बिट मैप मेथड से मैं एक एक चेक कर रही हूँ, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम स्पेंड होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और ज्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब ये क्या है कि जो हम मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक यूज कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा फाइल मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कम ज्यादा होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट और रिकवर करते हैं हमें ये वाला पार्ट नहीं आगे का आपको। तो रिकवरी का मतलब यहाँ तक ही है। तो रिकवरी का मतलब ये रहता है कि आपको पता है कि जब भी बीच बीच में अगर हमारा हार्ड डिस्क अगर खराब हो गया या फिर हम कभी कभी पेन ड्राइव हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है तो उसमें से हम बीच में डेटा हम रिकवर कर सकते हैं, फॉर्मेट करते हैं उसको, रिकवर सॉफ्टवेयर से डेटा को रिकवर करते हैं। तो फाइल सिस्टम अलोकेशन का एक बेस्ट ये है कि वहां से हम सेकेंडरी स्टोरेज से कोई भी डेटा को फ्लॉपी डिस्क या फिर सीडी से या फिर यूएसबी पेन ड्राइव से या फिर हार्ड डिस्क से हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। रिकवर का मतलब क्या है कि फाइल जो भी हमने बनाए हैं अगर उसको परमानेंटली अगर स्टोर किया है, मतलब लाइट जाने से पहले अगर उसको सेव कर लिया है तो उस फाइल को हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हमने फाइल को सेव नहीं किया और बीच में लाइट चली गई और वहां पे हमारे टेम्पररी मेमोरी में वो डेटा नहीं आ रहा है तो उस फाइल को हम रिकवर नहीं कर पाते। तो बेस्ट एडवांटेज ये है फाइल सिस्टम का कि यहाँ पे डेटा को रिकवर हम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये वाला जो चैप्टर है ना, फाइल एलोकेशन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको बहुत सारे इसके टर्म्स आपको पता थे और इसमें का आधा पार्ट तो चैप्टर नंबर 5 में ही कंप्लीट हुआ था। मैं फिर से एक और बात बताती हूँ कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम लॉजिकल फाइल नेम यूज करते हैं .c .java .cpp .txt। इस तरह से हम लॉजिकल नेम यूज करके फाइल को स्टोर करते हैं और फाइल को जब हम फाइल के अलोकेशन करते हैं तो वो अलोकेशन हमारे वो जो अलोकेशन होते हैं ये या तो हमारे कंटिन्यूअस अलोकेशन होता है, इंडेक्स अलोकेशन होता है या फिर इंडेक्स या फिर लिंक अलोकेशन होता है। मतलब जब हम एक फाइल के लिए डेटा ब्लॉक्स अलोकेट करते हैं तो या तो कंटिन्यूअसली अलोकेट होते हैं या फिर एक दूसरे से पॉइंट करके मतलब लिंक लिस्ट के थ्रू अलोकेट होते हैं या फिर इंडेक्स के थ्रू अलोकेट होते हैं। और जो भी बीच में फाइल डिलीट हुआ तो उनके वजह से जो फ्री स्पेस बनता है ना, वो फ्री स्पेस का मैनेजमेंट फिर 4 अलग अलग टेक्निक से हम कर सकते हैं फ्री स्पेस मैनेजमेंट। तो फ्री स्पेस मैनेजमेंट में बिट वेक्टर एक आता है, बिट पैप 0101 से हम स्टोर कर सकते हैं कौन सा ब्लॉक फ्री और कौन सा अलोकेटेड। देन लिंक होता है, एक दूसरे से लिंक करके रखते हैं फ्री ब्लॉक को। देन इंडेक्स अलोकेशन, इंडेक्सिंग यूज करते हैं और लास्ट में ग्रुपिंग यूज करते हैं। तो इसके थ्रू हम फ्री वाले जो ब्लॉक से एक दूसरे से कनेक्ट करके या फिर उनका इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं और लास्ट में रिकवर कर सकते हैं। रिमेनिंग जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देन दिस वन इज द टुडेज लेक्चर। अगर आपको मैंने जो अभी तक पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट है या फिर कोई टॉपिक समझा नहीं है तो मुझे आप अभी क्वेश्चन करो। मैसेज में डालो आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो। मैंने आपको अभी बोला कि लेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वो पूछो। माइक्रो प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम ये है कि देखो माइक्रो प्रोजेक्ट के टॉपिक्स में आपको 1 बाय 1 रोल नंबर वाइज नहीं दे सकती। 120 स्टूडेंट्स हो आप और 120 स्टूडेंट के हिसाब से आपको जितने भी टॉपिक दिख रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम का